अब मैं जीना नहीं चाहता और न ही मैं मरना चाहता। अब मैं जीना नहीं चाहता और न मैं अकेला जाना चाहता हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का ये समाज जीने नहीं देगा और मेरे बच्चों को परेशान करेगा। मुझे अब मोक्ष चाहिए, मुझे अब शांति चाहिए इस दुनिया से, इस संसार से और इस परिवार से, अपने से। ये आखिरी शब्द थे रमेश कुमार के। वो रमेश कुमार जो एक जीव प्रेमी, जंतु प्रेमी और समाज को प्यार करने वाला बंदा है। ये आखिरी शब्द है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मैं इस संसार से परेशान हो चुका हूँ। और ये सब कुछ बोलने वाला था एक रमेश कुमार। ऐसा रमेश कुमार जो अगर किसी घर में जीव निकल जाए उस जीव को पकड़ता अपने घर ले जाता। एक ऐसे रमेश कुमार की हम बात कर रहे हैं, इतना शरीफ और प्यारा आदमी। वो बोलता है कि मेरा किसी पे कर्ज नहीं है और न मेरा किसी पे कर्ज है, न मैंने किसी को कर्ज दिया है। मैंने सदा लोगों की हेल्प की है, लेकिन ये संसार मुझे जीना नहीं देगा, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। आदाब, राम राम और सत श्री अकाल सभी को। मैं आपका दोस्त अंकित कुमार आज आपके लिए कहानी लेके आया हूँ। हरियाणा का जो अपना ज़िला है वहाँ की ये कहानी है। आज मैं कहानी जो लेकर आया हरियाणा प्रदेश की, अपने एक ज़िला पड़ता है हिसार, और हिसार का गांव है एक अपना अग्रोहा। अग्रोहा शहर है हिसार में, और अग्रोहा में एक गांव है नंगथला। ये जो घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, ये घटना है 21 दिसंबर 2021 की सुबह 6 बजे। एक व्यक्ति जो बरवाला हाईवे हरियाणा का, उस बरवाला हाईवे पे एक व्यक्ति की लाश मिलती है, पूरी खून में लथपथ। लोग सुबह सुबह गाँव से बाहर जा रहे हैं, घूमने लोग निकलते हैं सुबह सुबह से, तो लोग देखते हैं कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई लाश है बिल्कुल खून में। सभी पहचान लेते हैं, अरे ये तो रमेश कुमार है। रमेश कुमार वो व्यक्ति है नंगथले का जो मतलब कि समाज में हर कोई आदमी उसको जानता है, रमेश को। और रमेश के बारे में सब लोग जानते हैं कि रमेश जो ऐसा बंदा है कि बहुत लोगों, सज्जन व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो, लोगों की सदा हेल्प करता है, लोगों को प्यार करता है, और लोगों की दुख में, दर्द में हर वक्त वो बंदा क्या है, लोगों की हेल्प में लगा रहता है। ये रमेश कुमार की हम बात करते हैं। जब लाश मिलती है हर लोग पहचानते रमेश कुमार है, और सब लोग भागे भागे उसके घर जाते हैं। घर जाके देखते हैं कि रमेश कुमार के घर पे जो बंदा जाता है वो देखते हैं रमेश कुमार के घर पे मतलब काफ़ी देर हो गया गेट बजाते रहते कि भाभी 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 गेट खोलो, गेट खोलो, लेकिन गेट नहीं खुलता है। अब जब गेट नहीं खुला, हल्ला मच गया, मोहल्ले के लोग 10-20 इकट्ठा। बोले क्या बात है भाई? बोले जी ऐसे ऐसे बात है कि रमेश कुमार की मृत्यु हो गई है, रमेश कुमार उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई है। अब ऐसे देख के जो सारा पड़ोस, फिर भी गेट नहीं खुला, दरवाज़ा नहीं खुला, 2-4 मोहल्ले वाले आते हैं, गेट तोड़ते हैं, जब देखते हैं और सबकी आंखें फट जाती हैं। हर कोई आदमी चिल्लाने लगता कि ये क्या हो गया भाई? रमेश कुमार जी तो पहले ही मरत पड़े हैं रोड पे। और घर में जब देखते हैं, घर में 4 लाशें और पड़ी हुई हैं। 4 लाश। उनकी पत्नी सविता, बेटा केशव, लड़की अंशिका और दीपशिका। दीपशिका 12 साल की है, अंशिका 10 साल की है और बेटा केशव 8 साल का है। केशव के पास एक चारपाई पे उसकी मम्मी सविता, मतलब जो रमेश की पत्नी है वो, और उसका बेटा केशव, दोनों लेटे हुए हैं और सर उन दोनों के फटे हुए हैं। इतनी बुरी तरह से फटा हुआ सर है कि पब्लिक देख के परेशान हो जाती है कि ये क्या हो गया भाई, किसने कर दिया ऐसा। और एक चारपाई पे दोनों बेटियां लेटी हुई हैं, 10 साल की अंशिका और 12 साल की दीपशिका। चारों तरफ हाहाकार मच जाता, सारा मोहल्ला, घर परिवार वाले, ये क्या हो गया, मतलब कि पूरा परिवार सब परेशान। हर कोई आदमी परेशान है कि हो क्या गया, ऐसा क्या हुआ कि जो रमेश कुमार सड़क पे पड़ा है। घर में 4 और 5 लोग एक दिन में एक साथ कैसे मर सकते हैं? सब परेशान, पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा, धीरे धीरे क्षेत्र के लोग आने इकट्ठे हो गए। पुलिस को खबर हो गई, पुलिस आ गई और देखते हैं दोनों चारपाई में लहू लुहान सारे में मतलब कि सारा पड़ा हुआ है। एसएचओ मनोज कुमार जी आते हैं, अपनी टीम के साथ पहुँचते हैं। गाँव वालों से पूछताछ होती है कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह का, लेकिन सब बोलते हैं कि सर ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे इसका लड़ाई झगड़ा हो। तो उसके बाद सब रमेश कुमार जी जानकारी करते हैं, पूछताछ होती है, सब क्लियर हो जाता है कि वैसा। उसके बाद जब उनको डेड बॉडी उठा के पोस्टमास्टर में ले जाते हैं, तभी एक साइड में एक जो केशव बच्चा है उसकी कॉपी मिलती है। उस कॉपी में 11 पेज का नोट था। उस नोट पे लिखा हुआ था
तो उसको जब SHO साहब अपनी टीम से पहुँचे, उस जगह मनोज कुमार जी अपनी टीम के साथ में आते हैं वहाँ पे और तैयारी करते हैं कि भाई ये क्या हुआ, जानकारी करते हैं, पुलिस जांच करती है, सारा कुछ। 11 पेज की कॉपी मिल चुकी है। उस कॉपी को पढ़ने के साथ साथ उस दीवार पे लिखा हुआ था, दीवार पे लिखा हुआ था कि अब सब शांत है, अब सब शांत है और सब सो रहे हैं। समझ रहे हो ना? अब सब शांत है और सब सो रहे हैं। ऐसा देख के हर कोई आदमी, उस दीवार पर जो बड़े बड़े अक्षरों में चौक से लिखा गया था, हर कोई आदमी दंग हो जाता कि ये क्या कर दिया भाई, ऐसा कदम उठाने से पहले सोचा नहीं। एक बार बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में नहीं सोचा उनको। तो DIG साहब आते हैं वहाँ पे, जब बलवान सिंह राणा जी आते हैं, वो कॉपी खुलती है और कॉपी की पढ़ाई स्टार्ट होती है वहाँ पर आगे। जब ही वो लेटर जो 11 पेज उस कॉपी में लिखे हुए थे वो पढ़ने स्टार्ट करते हैं बलवान सिंह DIG साहब, तो हर किसी की आंखें खुली रह जाती हैं, हर कोई हक्का बक्का, और सबकी आंखें नम हो रखी हैं। शायद वो पुलिस वाला जो उस बुक को पढ़ रहा था उसकी भी आंखें उस टाइम पर नम हो गई हैं। उसमें लिखता है कि मुझे किसी का कर्ज नहीं है, न मैंने किसी को कर्जा लिया है, न किसी का मेरे पे उधार है। मेरा अपना घर है, गाड़ी है, मेरे पे अपना प्रिंटिंग प्रेस है। मनोज कुमार जो प्रिंटिंग प्रेस उनका अपना था छोटा, ही जो शादियों कार्ड वगैरह छापते थे वे, उनकी अपनी दुकान थी। उसी के लिखा कि सब कुछ होने के बाद भी मेरा सब कुछ ले लिया, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। अगर मैं बच्चों को लेकर नहीं जाऊंगा तो ये घर वाले मेरे बच्चों को परेशान करेंगे, और सब कुछ देने के बाद भी मेरे घर वाले मुझको जीना नहीं देना चाहते, इसलिए मैं जा रहा हूँ और सबको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। उससे पहले कि जब DI साहब जानकारी करते हैं, पता करते हैं भाई क्या, तो बताते हैं गाँव वाले कि वह 20 साल का जब वो मनोज कुमार था उस टाइम बोलता था माँ बाप से कि मेरी शादी मत करो, मुझे सन्यासी बनना है। घर वाले, परिवार वाले सबने यही बोला था कि मेरी शादी मत करो आप, और मुझे सन्यासी बनना है। लेकिन माँ बाप का प्यार वही बच्चे में होता ही है। माँ बाप ने ज़बरदस्ती करके शादी करा दी। पत्नी आई सविता, बहुत अच्छे से रखा उसको। वो कभी कभी पत्नी से बोलता कि मुझे जाना है, मुझे मरना है, या मुझे सन्यासी बनना है, मुझे घर छोड़ना है। ऐसा करते करते उसने सुना है कि 2 या 3 बार वो घर से चला भी गया। मतलब ज्ञान की खोज में या सत्य की खोज, जो भी आप मान लो, एक तरह से वो घर छोड़ के जा चुका 2 बार, लेकिन उसके बाद फिर वापस आ जाता था क्योंकि बच्चों में उसका प्यार था। अब आखिरकार उसमें 19 तारीख से 18, वो 3 दिन से बहुत परेशान था। तो पता लगा, वहाँ मोहल्ले से बातचीत में पुलिस वाले बताते हैं, जो साहब के उन जानकारी के लिए पूछताछ हुई, पुलिस ने पूछा है तो बताते हैं कि बहुत परेशान हो रखा था 3 दिन से, और ये बोलता था बस अब जाना है, अब बस मोक्ष चाहिए, अब बस शांति चाहिए, अब नहीं जीना हमें दुनिया में। और उसने 19 तारीख को ये प्लान बनाया और 20 तारीख को वो घर जल्दी वापस आया। अपने घर आने के बाद वो घवाई से लाया नींद की गोलियाँ। उसने अपने हाथों से खीर बनाई। खीर बनाने के बाद अपनी बीवी, बच्चे और बेटा, सबको वो खीर खिलाता है बिल्कुल प्यार के साथ, और अपने आप ही थोड़ी खीर खाता। बच्चों को ज़्यादा खिलाया, बीवी को ज़्यादा खिलाया, बेटे को ज़्यादा खिलाया। उसमें उनमें गोली मिला दी नींद की। और जब सब सो जाते हैं रात को 1 बजे, जब रात को 1 बजे सब सो गए, उसके बाद वो उठता है और एक फावड़ा उठाता है। फावड़ा जिससे मिट्टी, मतलब जिससे हम मिट्टी खोदते हैं, वो फावड़ा कुदाली, और उससे वो अपनी बीवी को बोलता है सॉरी, मुझे माफ़ करना। अपने बच्चों से माफ़ी मांगता है, अपने बेटे से माफ़ी मांगता है, अपनी बेटियों से। वो बेटियां, वो बीवी जो सो रही, उन्हें पता नहीं तुम्हारे साथ होने वाला क्या है, और वो एक एक करके सबके सर में फावड़े से वार करता है। बीवी हाथों हाथ एक्सपायर हो गई, बच्चा भी ख़त्म हो गया। लड़कियां दीपशिखा और अंशुका, सब उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, सब लोग चले गए। और वो बैठा रहा वहाँ 4 घंटे। 4 घंटे उनकी लाश के पास बैठने के बाद, रात को 1 बजे का वाक़या, सुबह के 5 बजे तक वहीं बैठा रहा वो। उसके बाद उसने दीवार पे लिखा, दीवार पे मोटे मोटे अक्षरों में चौक से, कि अब सब शांत है और सब सो रहे हैं और सबको मोक्ष आज मिल गया है। उसी बीच में वो क्या करता है, उठता है और बिजली का तार पकड़ता है। 2-3 बार अपनी जीभ से वो तार को टच कराता है, अपने हाथों में करंट मारता है, लेकिन उसमें क्या हिम्मत नहीं आ पा रही उस चीज़ को करने की। और बार-बार वो हट जाता। 3 बार उसने ट्राई किया। सुना ये है कि उस कॉपी में लिखा, 3 बार मैं ट्राई कर चुका हूँ, उन जो पेपर उसमें मिले उसमें लिखा हुआ था वो चीज़, लेकिन मुझे नहीं हो पा रहा है वहाँ। उसके बाद वो वहाँ से घर से निकलता है अपने सुबह सुबह, और निकल के जाकर रेलवे ट्रैक पर जाता है, बरवालाई साइड में। रेलवे ट्रैक पे पहुँचने के बाद भी उसी के साथ यही होता है। रेलवे ट्रैक पे पहुँच गया, लेकिन वहाँ ट्रेन आने में टाइम है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए सोचता कि यार अभी तो ट्रेन में टाइम है, इसलिए घर भी पता लगता है दिन निकलने वाला है भाई, 5 बज गया सुबह का। तो वहाँ ट्रैक से वापस आता है, फिर आता कहाँ, जो बरबला वाला हाईवे है, उस हाईवे पर जाता है वो।
और हाईवे पे आने के बाद वो झाड़ी में छिप जाता है। तभी अचानक से एक बड़ी गाड़ी, मतलब बड़ा वाहन, ये मान लो कि ट्रक आ रहा है। अब मेन तो यही हुआ कि ट्रक ही था, सही जानकारी के मुताबिक जो पुलिस वालों ने बताया है। और ट्रक से वो देख कर ट्रक को इतनी स्पीड से दौड़ता है कि उसकी शर्ट झाड़ी में अटकती है लेकिन फट जाती है। ट्रक ड्राइवर खुद बोला कि साहब मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसे लगा कि कोई आदमी जानबूझकर मेरे पास आ रहा है और मुझसे टकराने की कोशिश कर रहा है। उसको बचाने के लिए ट्रक वाले ने ब्रेक मारे, लेकिन ब्रेक इतनी जोर से मारे कि 50 मीटर तक गाड़ी के पहिए आप स्लिप वहाँ देखे गए थे, लेकिन वो फिर भी टकरा गया और ख़त्म हो गया। हर कोई देखा, सबने सोचा और चर्चा की इस बारे में कि इतना अच्छा आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। उसमें कहीं ना कहीं एक तो वो खुद भी था, दूसरा क्या हमारा समाज भी जिम्मेदार है। समय जिम्मेदार यूँ है समाज कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, दूसरे का भला करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे उनको जीने नहीं देते, उनको चैन से खाने पीने नहीं देते। भाई शरीफ आदमी, उसको जीने दो यार, उसकी ज़िंदगी है, उसको खुल के जीने दो। आप लोग क्यों ऐसा करते हैं? आप लोग क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? वो चला गया, 4 जिंदगियां साथ ले गया, 5 वो अपने आप चला गया, 4 अपने साथ लेके चला गया, सबको लेके चला गया एक साथ में। उसने कोई छोड़ा ही नहीं वहाँ पे। वो नहीं चाहता था कि मेरा परिवार कोई बचे या कोई मेरे यहाँ पर लिखा यहाँ पे बचे और ऐसा कुछ करता रहे। किसका खोया? अपना, बच्चों का। ऐसे मासूम बच्चे जिनको खुद पता नहीं कि हमारे पापा हमारे साथ करने वाले क्या हैं आज। उन्हें ज़िंदगी में आए थे यार वे लोग, 10-10 साल के, 8-8 साल के बच्चे। अभी क्या देखा था उन बच्चों ने? कहीं ना कहीं जिम्मेदार है उनका परिवार, उनके घर, रिश्तेदार, उनके दोस्त। उसने उस लेटर में फिर एक बात और लिखी थी, उस पेज का जो लेटर बताया था मैंने आपसे, उसने माफ़ी मांगी 2 लोगों से। एक अपने ससुराल वालों से कि मुझे माफ़ करना कि मैंने एक कदम उठा रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ इसे करने के लिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे मेरे परिवार को शांति चाहिए। और एक उसका दोस्त था कोई संदीप, उसके नाम में उन्होंने लिखा कि भाई संदीप मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, अगर कोई गलती हुई तो। और वैसे तो मैंने किसी का कर्जा लिया नहीं है, अगर किसी के पैसे मुझ पर निकलते हैं तो मेरा प्रिंटिंग प्रेस घर बेच कर उसका कर्जा उतार दिया जाए, बस। ये मेरी गाड़ी वाड़ी जो भी कुछ है, वैसे मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ। ये कहानी रमेश कुमार की है। जो कहीं ना ऐसी घटनाएं होती है जो दिल को, दर्द को अंदर तक हिला देती है, इतना अंदर तक कि आप सोच भी नहीं पाओगे इस चीज़ को ना। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में घट रही हैं और हम लोग क्या है, बस अपने आप में लगे हैं। मेरा कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको डराना है या धमकाना है या कुछ इस करना। भाई जो इस तरह के लोग हैं, शरीफ आदमी, उनको जीने दो। वो आदमी रमेश कुमार था जो एक छिपकली मर जाती, उसके उस पर दर्द होता था। कोई सांप मोहल्ले में निकल जाता, वो पकड़ के लाता अपने घर में, उसको उनने अपने घर में चिड़ियाघर बना रखा, चिड़िया के बच्चे लाता, घर में पालता था वो बंदा। इतना प्रकृति प्रेमी, इतना जीव प्रेमी आदमी है, उसके साथ में भी फिर भी ऐसा हुआ। सोचने वाली बात तो ये है भाई। प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद सबका यहीं रहता है धरती पे। खाली हाथ हम आए थे और खाली हाथ हमें जाना है। यहाँ कुछ किसी का नहीं है, सब कुछ बेगाना है। तो इसलिए कुछ ऐसा मत करो जिससे आपके परिवार के, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये गलत कदम उठाने पड़े। जितना हो समझाओ भाई, गलत काम से रोको उनको कि भाई ये चीज़ गलत है, आप गलत कर रहे हो, आप ऐसा करना सही नहीं है। ये चीज़ सही है। अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा अंकित कुमार। एक छोटी छोटी कहानियाँ जो रियल स्टोरियाँ, हिस्ट्री हैं, जो सच्ची कहानियाँ हमारे समाज में घट रही हैं, उनको मैं ढूंढ ढूंढ कर बड़ी खोज करके लेके आता हूँ आपके लिए। कुछ गलतियाँ हैं मेरे में, लेकिन मैं उनको धीरे धीरे हर गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना भाई समझ के अपना प्यार करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो तो, और प्लीज़ लाइक भी करें, कमेंट करें। तो एक हमारे दोस्त है सचिन कुमार हरसियाना जी, उनका बर्थडे था 2 तारीख का। सचिन भाई, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बीते हुए कल परसों में था, लेकिन स्टोरी आज 3 तारीख को कर रहा हूँ मैं इसलिए। और पहली स्टोरी अपनी नए साल की है, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2022। सभी को धन्यवाद बहुत बहुत और थैंक यू। राम राम।